हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 66, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉर्टेड सेट और नेविगेबल सेट के बारे में। आपको मैं बता दूं कि पिछले कुछ समय से हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क के लेक्चर्स देख रहे हैं और हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क में काफ़ी सारे इंटरफेसेस और क्लासेस ऑलरेडी देख ली है। हमारा काफ़ी बड़ा पोर्शन कलेक्शन फ्रेमवर्क का कंप्लीट हो चुका है। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो पहले आप इसके पहले के लेक्चर्स ज़रूर देखिए। लेक्चर नंबर 61, 62, 63 इन सब में हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क को भी डिस्कस किया है, उसके पूरे फैमिली ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस को भी डिस्कस किया है, उनके फंक्शंस, उनके यूजेज सबको डिस्कस किया है। तो आपको एक ओवरव्यू में दे देता हूं कि कलेक्शन फ्रेमवर्क में हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस और इंटरफेसेस हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में, जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहे हैं ये इंटरफेसेस के नाम हैं और जो ब्लू कलर से आपको दिख रहे हैं वो क्लासेस के नाम हैं। इसमें हमको ये भी दिख रहा है कि कौन सा इंटरफेस या क्लास जावा के किस वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था। जैसे कलेक्शन 1.2 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था, लिस्ट 1.2 में हुआ था, वेक्टर स्टैक ये काफ़ी पुरानी क्लासेस हैं जो वर्जन नंबर 1.0 से जावा में अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी कई सारी नई क्लासेस हैं, नए इंटरफेसेस हैं, अलग अलग वर्जन में आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर कलेक्शन इंटरफेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, लिस्ट इंटरफेस के बारे में पढ़ लिया है। लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली सारी क्लासेस, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, इनके बारे में पढ़ा है। अब उसके बाद हम सेट इंटरफेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। हमने हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट क्लासेस को भी देख लिया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सॉर्टेड सेट और नेविगेबल सेट को पढ़ना है। तो आप लोगों को अगर याद हो तो लिस्ट इंटरफेस में जो भी मेथड्स थे वो इन क्लासेस ने, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, इन्होंने इम्प्लीमेंट करे थे। इसीलिए अगर आप एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप कहते हैं कि हमने एक लिस्ट बना ली, या लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपने कहा लिस्ट बना ली। तो लिस्ट तो इन सभी क्लासेस ने, चारों क्लासेस ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो लिस्ट में जितने मेथड्स होंगे वो सब इन्होंने इम्प्लीमेंट करे। इवन लिस्ट क्योंकि चाइल्ड इंटरफेस है कलेक्शन का, तो कलेक्शन के कुछ बेसिक मेथड्स हैं जो इन सब ने डिफाइन करे ही होंगे। हम लोग ये भी ध्यान रखें कि लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हम लोग रख सकते हैं। यानी जब लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ मुझे रखनी है और मैं सोचता हूँ कि एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, या लिंक लिस्ट का, या स्टैक का, वेक्टर का, तो मैं उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ रख सकता हूँ। लेकिन सेट इंटरफेस के जितने इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस हैं, इनके ऑब्जेक्ट्स में आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं रख सकते। तो ये एक बड़ा फ़र्क है लिस्ट और सेट के अंदर। अच्छा, आपको ये भी याद दिला दूं कि जो सेट इंटरफेस है इसमें अपना कोई मेथड नहीं है। यानी इसने कलेक्शन इंटरफेस से जो मेथड्स इनहेरिट करे हैं बस वही हैं, बाकी इसमें अलग से कोई नया मेथड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो अगर हैश सेट नाम की क्लास बन रही है तो उसने सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, पर सेट इंटरफेस के अंदर कोई मेथड नहीं है। पर क्योंकि सेट इंटरफेस कलेक्शन का चाइल्ड इंटरफेस है, तो जो क्लास सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी उसे कलेक्शन इंटरफेस के मेथड्स को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट, इसमें कलेक्शन इंटरफेस के सारे मेथड्स डिफाइंड होंगे। इनफैक्ट इस पूरी हायरार्की में कलेक्शन इंटरफेस तो टॉप पे बैठा हुआ है, तो कलेक्शन तो सभी हैं। अगर मैं कहूँ हैश सेट का एक ऑब्जेक्ट बनाया तो ये एक कलेक्शन है, तो बिल्कुल है। लिंक्ड हैश सेट का ऑब्जेक्ट बनाया तो वो भी एक कलेक्शन है। वेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसे भी कलेक्शन बोल सकता हूँ। लेकिन क्या मैं हैश सेट का ऑब्जेक्ट बनाऊँ और कहूँ कि ये लिस्ट है? नहीं कह सकता। लिंक्ड हैश सेट का ऑब्जेक्ट बनाऊं या ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मैं कह सकता हूं क्या कि ये लिस्ट है? नहीं कह सकता। कलेक्शन कह सकता हूं उसे, लेकिन लिस्ट नहीं कह सकता। इसी प्रकार से
वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं उसे लिस्ट कह सकता हूं, यस कह सकता हूं क्योंकि उसने लिस्ट को इंप्लीमेंट किया हुआ है। लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो उसे लिस्ट कह सकता हूं, कह सकता हूं। क्या उसे कलेक्शन कह सकता हूं, यस। लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया तुमने कहा कलेक्शन बनाया। क्या लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं कह सकता हूं सेट बनाया, नहीं कह सकता। क्या मैंने स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये कह सकता हूं कि मैंने सेट बनाया, नहीं कह सकता। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे सेट अलग चीज़ है, लिस्ट अलग चीज़ है, और सेट को इम्प्लीमेंट करने वाली ये क्लासेस। हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट को तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हमें सॉर्टेड सेट और नेविगेबल सेट को देखना है। ध्यान रहे ये दोनों भी इंटरफेसेस ही हैं। इनको इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास मैं अगले लेक्चर में लूँगा, दैट इज ट्री सेट। आज हमें समझना है कि सॉर्टेड सेट में क्या है और नेविगेबल सेट में क्या है। अच्छा, ध्यान रखें कि अगले लेक्चर में जब मैं ट्री सेट पढ़ाऊंगा तो मैं मान के चलूंगा कि आपको सॉर्टेड सेट और नेविगेबल सेट पता है, क्योंकि ट्री सेट के अंदर जो मेथड्स डिफाइन होंगे, क्योंकि ट्री सेट ने किसको इंप्लीमेंट किया हुआ है, नेविगेबल सेट को। तो ये तो पक्की बात है कि ट्री सेट के अंदर नेविगेबल सेट के सारे फंक्शंस डिफाइंड होंगे, पर क्योंकि ये इंटरफेस नेविगेबल सेट चाइल्ड इंटरफेस है सॉर्टेड लिस्ट का, तो इसके सारे जो एंसेस्टर इंटरफेसेस हैं इनके मेथड्स को भी ट्री सेट के अंदर मुझे करना पड़ेगा डिफाइन। तो ट्री सेट के पास कलेक्शन के मेथड्स भी डिफाइंड है, सेट का तो अपना कोई अलग से मेथड है नहीं। सॉर्टेड सेट के मेथड्स भी डिफाइंड है, नेविगेबल सेट के मेथड्स भी डिफाइंड है। तो ट्री सेट को मैं सेट भी बोल सकता हूँ, कलेक्शन भी बोल सकता हूँ, नेविगेबल सेट भी बोल सकता हूँ, सॉर्टेड सेट भी बोल सकता हूँ, राइट। ओके, तो ट्री सेट जब हम समझेंगे तो ये ज़रूरी है कि आपको सॉर्टेड सेट और नेविगेबल सेट के बारे में अच्छे से ज्ञान हो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए इसमें। आइए स्टार्ट करते हैं सॉर्टेड सेट इंटरफेस से। अब देखते हैं सॉर्टेड सेट के बारे में। सबसे पहली बात तो जो हमें मालूम होनी चाहिए कि सॉर्टेड सेट इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ सेट इंटरफेस, राइट। ठीक है, तो सॉर्टेड सेट में वो सारे फीचर्स होंगे जो सेट में है ना। ओके, जिन क्लासेस ने सेट को इंप्लीमेंट किया है उन क्लासेस का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं तो क्या मैं उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज रख सकता हूं, नहीं। ठीक है, तो डुप्लीकेट वैल्यूज मैं नहीं रख सकता। यानी मान लीजिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया जो उस क्लास का है जिसने सेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है, तो मैं उसमें एक ऑब्जेक्ट रखना चाहता हूँ ए, एक ऑब्जेक्ट रखना चाहता हूँ बी, एक ऑब्जेक्ट रखना चाहता हूँ सी। यस, दिस इज ओके। बट क्या मैं इसमें एक बार फिर ऑब्जेक्ट रखना चाहता हूँ ए? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है। ये बात सॉर्टेड सेट के लिए भी लागू होती है। यानी सॉर्टेड सेट को इम्प्लीमेंट करने वाली किसी क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर भी आप सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स रखेंगे, लेकिन उसमें भी डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होंगे। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। अगला पॉइंट है एलिमेंट्स आर इन सॉर्टेड ऑर्डर। अच्छा देखिए, जब आप सेट को इम्प्लीमेंट करने वाली किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें आप जो एलिमेंट्स इंसर्ट कर रहे हैं, क्या उसका इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है? नहीं। ये बात आपको समझने की है कि लिस्ट इंटरफेस की जितनी चाइल्ड क्लासेस हैं, है ना, लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाली जितनी क्लासेस हैं, ऐसा बोलिए, ये क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स में एलिमेंट्स का इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहता है। यानी कि सीक्वेंस में आपने वैल्यूज को रखा है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, ये प्रिजर्व रहता है। लेकिन जो सेट इंटरफेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट करने वाली क्लासेस हैं, उन्हें इंसर्शन ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता। यानी कि सीक्वेंस में वैल्यूज इंसर्ट हो रही हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये एक बड़ा अंतर है लिस्ट और सेट दोनों इंटरफेसेस में। तो यहाँ पर यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली कोई भी क्लास होगी, उसमें इंसर्शन ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि आप वैल्यूज़ किसी ऑर्डर में इंसर्ट कर रहे हो, वैल्यू किसी दूसरे सीक्वेंस में आपको उसके अंदर दिखाई दे। ऐसा हम पहले देख चुके हैं हैश सेट वगैरह में
कि हमने वैल्यूज़ इंसर्ट करी होंगी, हो सकता है पहले ए इंसर्ट किया, फिर सी इंसर्ट किया, फिर बी इंसर्ट किया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिस ऑर्डर में हमने इंसर्ट किया वो स्टोर भी उसी ऑर्डर में होगी। ठीक है, ओके। तो इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इंसर्शन ऑर्डर तो सॉर्टेड सेट में भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी किस ऑर्डर में आप इंसर्ट कर रहे हो ये तो इसमें भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सॉर्टेड सेट में एक जो खास बात आती है वो ये है कि वो एलिमेंट्स किसी लॉजिकल ऑर्डर में तो स्टोर हो रहे हैं। यानी इंसर्शन ऑर्डर अलग बात है और सॉर्टेड ऑर्डर अलग बात है। इंसर्शन ऑर्डर, इंसर्शन ऑर्डर मतलब मैंने पहले ए इंसर्ट किया, फिर मान लीजिए डी इंसर्ट किया, फिर मैंने सी इंसर्ट किया, फिर मैंने बी इंसर्ट किया। तो अगर इसी सीक्वेंस में ये ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो, है ना, तो मैं इसको बोलूँगा कि इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होगा। तो जब मैं बोलूँगा कि मुझे पहली वैल्यू निकाल के दो जो मैंने सबसे पहले इंसर्ट करी है, तो वो मुझे ए निकाल के दे दे। फिर मैं कहूँ कि जो दूसरी वैल्यू मैंने इंसर्ट करी थी वो बताओ कौन सी है, तो वो बोले डी। फिर मैं बोलूँ जो तीसरी वैल्यू मैंने इंसर्ट करी थी वो कौन सी है, सी। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व हो रहा है, क्योंकि जिस सीक्वेंस में मैंने वैल्यूज़ रखी थी, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि सबसे पहली वैल्यू कौन सी इंसर्ट हुई थी और सबसे लास्ट वैल्यू कौन सी इंसर्ट हुई थी, सेकंड नंबर पे कौन इंसर्ट हुई थी, तो वो मेंटेन किया जा रहा है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व है। लेकिन ऐसा होता था लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स में। सेट और सॉर्टेड सेट, इनको इम्प्लीमेंट करने वाली क्लासेस में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता। लेकिन सॉर्टेड सेट को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास में इंसर्शन ऑर्डर तो प्रिजर्व नहीं होता, पर किसी लॉजिकल ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं सॉर्टिंग। ठीक है, अब सॉर्टिंग कैसे होगा, जैसे मान लीजिए मैंने इंसर्ट किया, इंसर्शन का ऑर्डर बता रहा हूँ, इंसर्शन का, ठीक है, ए, उसके बाद डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी। लेकिन ये जब ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, तो इसका सीक्वेंस होगा ए बी सी डी। ये क्या हुआ, ये इंसर्शन ऑर्डर वाले सीक्वेंस में स्टोर नहीं हुआ है, पर एक लॉजिकल ऑर्डर में स्टोर हुआ है। और वो लॉजिकल ऑर्डर क्या है, अभी मैंने इसको ए बी सी डी इनको स्ट्रिंग्स मान लेता हूँ, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यानी डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज हो गए। तो कोई लॉजिकल ऑर्डर में ये अरेंज हो रहे हैं, लेकिन वो इंसर्शन ऑर्डर नहीं है। इंसर्शन किसी भी सीक्वेंस में हुआ, ए के बाद डी आया था, बी नहीं आया था, डी के बाद सी आया था, फिर बी आया था, लेकिन जब स्टोर हो रहा है तो पहले क्या स्टोर हुआ, ए। अच्छा, कैसे स्टोर हुआ होगा, ऐसे स्टोर हुआ होगा, पहले ए आया, फिर जब डी आया तो उसने डी को रख दिया इसके अंदर, उसके बाद सी आया तो ए और डी के बीच में सी आ गया, फिर बी आया तो ए और सी के बीच में आ गया। मतलब वो इंसर्ट हो रहा है कुछ कंपैरिजंस करके। यस, कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है ना। अब जैसे बी को मैं इंसर्ट करूंगा तो मुझे पता चलेगा वो ए से बड़ा है पर सी से छोटा है, तो इसके बीच में आना चाहिए, तो उसके लिए ए और सी से उसका कंपैरिजन होना ज़रूरी है। तो ये कोई एक लॉजिकल ऑर्डर किसी सॉर्टिंग के ऑर्डर पे स्टोर हो रहा है। अब जैसे मुझे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ रखना है अकॉर्डिंग टू देयर सैलरी, मतलब सैलरी के सॉर्टेड ऑर्डर में एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्ट स्टोर हो, तो मैं सॉर्टेड सेट का ऑब्जेक्ट चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि बुक्स, लिस्ट ऑफ बुक्स की, मतलब बुक्स के ऑब्जेक्ट्स मुझे स्टोर करने हैं, है ना, लिस्ट ऑफ बुक्स है, तो मैं स्टोर करना चाहता हूँ बुक के ऑब्जेक्ट्स उनकी प्राइस के हिसाब से। तो जिसकी प्राइस सबसे कम है वो सबसे पहले, जिसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है वो सबसे आखिरी। इस प्रकार से मैं किसी भी तरह के एलिमेंट्स को स्टोर करूं, वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर हो गए, एक लॉजिकल ऑर्डर में स्टोर हो गए। तो आपको समझ में आ रहा है, इंसर्शन ऑर्डर अलग चीज़ होती है और सॉर्टेड ऑर्डर अलग चीज़ होती है। तो इंसर्शन ऑर्डर तो प्रिजर्व नहीं होता है, ना सेट में ना सॉर्टेड सेट में, लेकिन सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर हो रहा है सॉर्टेड सेट में। सेट के अंदर
सेट के अंदर ना तो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व हो रहा है, ना किसी प्रकार के सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर हो रहा है। ठीक है, सेट में कोई सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर नहीं होता है, लेकिन सॉर्टेड सेट को इंप्लीमेंट करने वाली क्लास के ऑब्जेक्ट में सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होता है। अच्छा, अब आप बोलते हैं कि सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होते हैं, तो क्या सॉर्टिंग ऑर्डर रहता है? तो सॉर्टिंग ऑर्डर जो है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मुझे एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्ट्स रखना है तो उनकी सैलरी के हिसाब से वो सॉर्टेड हों, या एम्प्लॉय के आईडी के हिसाब से वो सॉर्टेड हों, या एम्प्लॉय के नेम्स के हिसाब से वो सॉर्टेड हों, ये हम लोग तय कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, तो एलिमेंट्स आर इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो सॉर्टेड सेट के ऑब्जेक्ट में एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होते हैं। सॉर्टेड सेट इंटरफेस इंट्रोड्यूसेस 6 न्यू मेथड्स। अच्छा, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि सेट इंटरफेस में कोई भी नया मेथड नहीं था, लेकिन सॉर्टेड सेट के अंदर 6 नए मेथड्स आए। तो डेफिनेटली जो क्लास सॉर्टेड सेट को इम्प्लीमेंट करेगी वो इन 6 फंक्शंस को डिफाइन करेगी ही करेगी। अब कौन कौन से हैं ये फंक्शंस, उसके बारे में समझते हैं। अच्छा, उससे पहले हमने जो एक मेन डिफरेंस सेट और सॉर्टेड सेट के बीच में समझा वो ये है कि सेट में और सॉर्टेड सेट में पहले तो दोनों में ही इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता, लेकिन सेट में कोई सॉर्टेड ऑर्डर भी नहीं होता, कोई भी लॉजिकल ऑर्डर नहीं होता। लेकिन सॉर्टेड सेट में एक लॉजिकल ऑर्डर होता है, और वो लॉजिकल ऑर्डर बाय डिफॉल्ट भी कुछ होता है और हम तरफ से तय कर सकते हैं। तो अब कौन कौन से सॉर्टेड सेट के मेथड्स हैं, अब उनको एक एक करके अपन समझते हैं। अब मान लीजिए कोई क्लास है, वैसे तो आपको मालूम ही है इस डायग्राम के चलते। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ट्री सेट वो क्लास है जिसने सॉर्टेड सेट के मेथड्स को किया होगा इम्प्लीमेंट, क्योंकि ट्री सेट ने नेविगेबल सेट को इम्प्लीमेंट किया है, तो सॉर्टेड सेट नेविगेबल सेट का ही पेरेंट इंटरफेस है। तो सॉर्टेड सेट के भी सारे मेथड्स को ट्री सेट ने इम्प्लीमेंट किया ही होगा। तो ट्री सेट क्लास ने सॉर्टेड सेट के मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ओके, तो सॉर्टेड सेट, ठीक है, इसके अंदर मैं कह रहा हूँ 6 फंक्शंस हैं। इसका चाइल्ड इंटरफेस है नेविगेबल सेट, और फिर ट्री सेट। ट्री सेट क्या है? क्लास, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ट्री सेट, इस क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है, तो ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ट्री सेट क्लास का ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर मैं एलिमेंट्स रख सकता हूं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने एलिमेंट रखना है, पहले मैं रखता हूं इसके अंदर ए, फिर मैं रखता हूं डी, उसके बाद मैं रखता हूं सी, उसके बाद मैं रखूंगा बी। इस ऑर्डर में मैं इंसर्ट करने वाला हूं। तो इसके अंदर स्टोर कैसे होगा? ठीक है, इसके अंदर स्टोर होने का सीक्वेंस क्या होगा? तो सबसे पहले तो ए, उसके बाद फिर बी, उसके बाद फिर सी, उसके बाद डी, यानी ये क्या सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर हो गए। क्यों? क्योंकि ट्री सेट ने सॉर्टेड सेट को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इसलिए इसमें सॉर्टेड ऑर्डर में ये स्टोर हो गया है। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि मुझे इसको एक्सेस करना है, तो कौन कौन से फंक्शंस हमें मिलते हैं? देखिए, सबसे पहला एक फंक्शन है फर्स्ट। सॉर्टेड सेट के मेथड्स में एक फंक्शन है फर्स्ट। देखिए, एक तरह से सॉर्टेड सेट बना रहे हैं, मतलब एक सेट बना रहे हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो ए बी सी डी ऐसे एक सेट बना हुआ है। अब मुझे क्या करना है? मुझे फर्स्ट निकालना है। अब ट्री सेट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाया होगा? import java डॉट util डॉट स्टार, तो ट्री सेट को मुझे यूज़ करना है। ओके, क्लास एग्जाम्पल, और इसके अंदर मैं बनाऊंगा मेन फंक्शन। फंक्शन की बॉडी, इसके अंदर मैंने ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बना लिया, न्यू ट्री सेट लिख के। ठीक है, अभी इसके अंदर मुझे डेटा रखना है, तो ऐड, ये ऐड मेथड कहाँ है? ये कलेक्शन इंटरफेस का ही मेथड था, इसको तो इम्प्लीमेंट किया ही होगा। तो ऐड में मैंने सबसे पहले इंसर्ट कर दिया ऐड ए, फिर मैंने कहा टी डॉट ऐड
मैंने डी को इंसर्ट करा दिया, फिर मैंने लिखा टी डॉट ऐड और सी को इंसर्ट करा दिया, टी डॉट ऐड और इसमें मैंने इंसर्ट करा दिया बी को। अभी आप देखना चाहते हैं इंसर्शन किस तरीके से हुआ है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे टी की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। अभी अपन इस कोड को चला के देखें क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ, जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा। तो ये देखिए कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए, मैं रन करूँ उससे पहले एक बार ध्यान रखिए मैंने किस ऑर्डर में इंसर्शन किया है। सबसे पहले मैंने ए, फिर डी, फिर सी, फिर बी। तो जैसा कि आपको मालूम है, सबसे पहले मैंने ए किया, फिर डी किया, फिर सी किया, फिर बी किया। लेकिन स्टोर कैसे होगा, ए बी सी डी। तो जब मैं उसको प्रिंट कराऊंगा ट्री सेट के ऑब्जेक्ट को, तो वो इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व नहीं कर रहा है, वो एक लॉजिकल ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है। और बाय डिफॉल्ट यहाँ लॉजिकल ऑर्डर क्या है, डिक्शनरी ऑर्डर। क्योंकि मैं स्ट्रिंग्स के ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट कर रहा हूँ, तो स्ट्रिंग्स पे बाय डिफॉल्ट कौन सा सॉर्टिंग ऑर्डर रहेगा, कौन सा लॉजिकल ऑर्डर रहेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी डिक्शनरी ऑर्डर में स्टोर होगा। तो मैंने इसको रन करके बताना है। ओके, तो देखिए पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ओके, ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब मुझे इस ट्री सेट में से निकालना है फर्स्ट एलिमेंट, जो भी फर्स्ट एलिमेंट था, डॉट फर्स्ट। ये जो फंक्शन है फर्स्ट, ये किसका मेथड है, ये है सॉर्टेड सेट का मेथड। अच्छा, फर्स्ट वाई फर्स्ट, तो आप किसी भी सीक्वेंस में एलिमेंट्स को इंसर्ट करिए, वो तो सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर हो जाएगा। अब हो सकता है आपने ए सबसे पहले इंसर्ट ना किया, आपने सबसे पहले इंसर्ट किया होता सपोज करिए बी, और ए आपने सबसे लास्ट में इंसर्ट किया होता, तो क्या होता, तो भी जब स्टोर होता तो इंटरनली ए ही सबसे पहले स्टोर होता, ए फिर बी फिर सी फिर डी, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में ही स्टोर होता है। तो जब मैं फर्स्ट एलिमेंट ऑब्टेन करना चाहता हूं, तो इंसर्शन ऑर्डर के हिसाब से फर्स्ट एलिमेंट नहीं, सॉर्टेड ऑर्डर के हिसाब से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ये रिटर्न करेगा। देखिए मैं इसको रन करता हूं, क्या रिटर्न करेगा, ए। पहले फिर से कंपाइल करना होगा, रन करता हूं, देखिए ए दे रहा है। इसी प्रकार से एक और फंक्शन है लास्ट। लास्ट फंक्शन क्या करेगा, इंसर्शन ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट नहीं, सॉर्टेड ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा। फिर से कंपाइल करता हूं, तो इंसर्शन ऑर्डर के हिसाब से तो लास्ट एलिमेंट कौन सा इंसर्ट हुआ है, ए, ठीक है। तो वो लास्ट एलिमेंट इंसर्शन ऑर्डर के हिसाब से नहीं, जो स्टोर हुआ है सॉर्टेड ऑर्डर में उसके हिसाब से लास्ट एलिमेंट कौन सा है, डी। तो इसलिए आउटपुट आना चाहिए डी। ये देखिए डी आ रहा है। तो ये वो फंक्शंस हैं जो इसके अंदर बने हुए हैं। 6 फंक्शंस में से मैंने 2 फंक्शंस आपको बता दिए। अब इसके बाद है हेडसेट। हेडसेट फंक्शन क्या है, हेडसेट फंक्शन में आप कोई एलिमेंट पास करते हैं, ये रिटर्न करता है ट्री सेट का ही ऑब्जेक्ट, और सिर्फ व्यू रिटर्न करता है उतने पोर्शन का, सेट का एक सबसेट एक तरह से कह सकते हैं, whose elements are strictly less than 2 एलिमेंट। मतलब देखिए, अगर मैं कहूं टी डॉट हेड सेट, ठीक, और उसमें बोल दूं सी, ठीक है, तो अब वो क्या प्रिंट करेगा, रिटर्न्स अ व्यू ऑफ द पोर्शन टू द सेट हुज एलिमेंट्स आर स्ट्रिक्टली लेस देन 12, मतलब इक्वल टू नहीं चलेगा, स्ट्रिक्टली लेस देन। तो सी से लेस देन वाले कौन से हैं, ए और बी, यानी सॉर्टेड ऑर्डर में सी के पहले जितने एलिमेंट्स हैं उनका लिस्ट, उनका सॉर्टेड सेट ये रिटर्न करेगा।
यानी ये सॉर्टेड सेट ही रिटर्न कर रहा है, लेकिन जो एलिमेंट आपने पास किया उससे पहले पहले वाले जितने एलिमेंट्स हैं बस वो रिटर्न करेगा। तो अभी इसको हम चला के भी देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं हेड सेट और इसमें मैं पास कर देता हूँ सी। ठीक है, तो सी एलिमेंट इसमें है, स्टोर किस ऑर्डर में हुआ है, ए बी सी डी। तो सी के पहले है ए और बी। तो एक बार मैं पहले कंपाइल कर लेता हूँ। हाँ, इसको कंपाइल करते हैं। अब इसको रन करता हूँ। देखिए ए और बी प्रिंट हो रहा है। सी के पहले तक जितने एलिमेंट्स थे वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर इसी प्रकार से एक और फंक्शन है टेल सेट, और उसमें मैं सी लिखता हूं, तो देखिए अब क्या होगा, जो सी से बड़े एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग सी, वो ये रिटर्न करेगा। मैंने क्या बोला, इंक्लूडिंग सी। देखिए फिर से इसको कंपाइल किया, रन करता हूं, तो इंक्लूडिंग सी। तो हेडसेट में सी इंक्लूड नहीं हो रहा था, हेडसेट में सी से छोटे सॉर्टेड ऑर्डर में सी से पहले वाले सारे एलिमेंट्स रिटर्न हो रहे थे, और टेल सेट में सी से बड़े इंक्लूडिंग सी। ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा है, इट रिटर्न्स, टेल सेट के बारे में, इट रिटर्न्स अ व्यू ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस सेट whose elements are greater than or equal to, यहाँ greater than भी बोला है और equal to from the element, जो भी एलिमेंट आपने इसमें पास किया है उस एलिमेंट के बराबर और उससे बड़े वाले सारे एलिमेंट्स का एक सॉर्टेड सेट रिटर्न होगा। तो ये चार फंक्शंस हमने देख लिए। अब बात करते हैं सबसेट की। बहुत ही सिंपल है सबसेट। जैसे हम यहाँ पे कॉल करते हैं सबसेट फंक्शन, इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स होंगे सबसेट। पहला आर्ग्यूमेंट मान लीजिए मैंने दे दिया b और दूसरा आर्ग्यूमेंट मैंने दे दिया d। तो मैंने कहा ये जो सॉर्टेड सेट है इसका एक सबसेट चाहिए मुझे। सेट क्या है, सॉर्टेड सेट क्या है, ये है सॉर्टेड सेट। अब इसका मुझे सबसेट चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, b से लेकर d तक। लेकिन ध्यान रहे b इंक्लूड होगा, d इंक्लूड नहीं होगा। यानी जो सेट आपको मिलेगा, सबसेट मिलेगा, वो b और c का मिलेगा। गॉट इट। यानी पहली वैल्यू इंक्लूड होती है और दूसरी वैल्यू एक्सक्लूड होती है। तो यहां पर मैंने यही करा है, पहले b लिखा है फिर d लिखा है। अब मैं इसको रन करके और देखता हूं। पहले मैंने किया कंपाइल, अब मैं कर रहा हूं रन। b और c आ रहा है, d नहीं आ रहा है, क्योंकि d इसमें एक्सक्लूड हो रहा है। तो पहली वैल्यू जो आप दे रहे हो वो इंक्लूड होती है और दूसरी वैल्यू जो आप दे रहे हो वो एक्सक्लूड होती है। तो ये हो गया सबसेट। एक और फंक्शन है कंपैरेटर। इसके लिए पहले हमें कंपैरेटर को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये किस पर्पज से यूज होता है। बाय डिफॉल्ट जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल ऑर्डरिंग को फॉलो करते हैं। यानी जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ट्री सेट के ऑब्जेक्ट में जब आप एलिमेंट्स रखेंगे तो वो सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होंगे। आपका इंसर्शन ऑर्डर कुछ भी हो, सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होगा। लेकिन ये सॉर्टेड ऑर्डर होगा क्या, ये लॉजिकल ऑर्डर क्या होगा। तो इन द केस ऑफ स्ट्रिंग्स, अगर ये ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या बोलें डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज्ड हो गए। और अगर ये इंटीजर्स हैं तो ये मैग्नीट्यूड वाइज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। लेकिन अगर ये एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स हैं तो फिर तो मुझे ये बताना पड़ेगा ना कि एम्प्लॉय के नेम के आधार पे सॉर्टिंग करके इसको स्टोर करो या सैलरी के असेंडिंग ऑर्डर में इसको स्टोर करो। यानी वो जो लॉजिकल ऑर्डर है वो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो कई जगह पर क्या, जब स्ट्रिंग और नंबर्स की बात हो तब बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग का लॉजिकल ऑर्डर है उसको बोलते हैं नेचुरल ऑर्डरिंग। ठीक है, नेचुरल ऑर्डर। तो नेचुरल ऑर्डर मीन्स बाय डिफॉल्ट जो
लॉजिक यूज हो रहा है सॉर्टिंग के लिए, पर ये हर जगह नहीं कंसिडर किया जा सकता। ये स्ट्रिंग के केस में कंसिडर किया जा सकता है और नंबर्स के केस में कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन किसी और प्रकार के ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को आप इसमें रखना चाहेंगे तो उसमें आपको स्पेसिफाई करना होगा कि किस तरह का सॉर्टिंग ऑर्डर आप यूज कर रहे हैं। गॉट इट? अब देखिए, आपने कंपैरेटर फंक्शन को यूज किया तो इट रिटर्न्स द कंपैरेटर यूज्ड टू ऑर्डर द एलिमेंट्स इन दिस सेट। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं ट्री सेट के अंदर, तो वो किस लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है ये जानने के लिए मैं कंपैरेटर को कॉल करूंगा और वो मुझे रिटर्न करके देगा ये इंफॉर्मेशन। लेकिन जब नेचुरल ऑर्डर फॉलो हो रहा है, जैसे कि अभी हमने स्ट्रिंग्स रखी हैं, है ना, हमारे इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, इसमें ये बी एक स्ट्रिंग है, डी एक स्ट्रिंग है, सी एक स्ट्रिंग है, ए एक स्ट्रिंग है, तो ये बाय डिफॉल्ट नेचुरल ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, तो ये नेचुरल ऑर्डर है, ये डिक्शनरी ऑर्डर है। तो ऐसे में अगर मैं कंपैरेटर को कॉल करूंगा तो ये क्या रिटर्न करके देगा, ये रिटर्न करके देगा नल। ठीक है, आप चाहें तो टेस्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, जब भी नेचुरल ऑर्डरिंग होगी तो ये रिटर्न करके देगा हमें नल। ये जो नल वैल्यू आई है इससे ये प्रूफ होता है कि नेचुरल ऑर्डरिंग ही इसमें फॉलो की जा रही है। ठीक है, बाकी कंपैरेटर को अपन आगे डिटेल में समझेंगे। तो नेचुरल ऑर्डरिंग क्या हुई, फॉर नंबर्स इट इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज, और स्ट्रिंग के लिए डिक्शनरी ऑर्डर यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब बात करते हैं नेविगेबल सेट की। नेविगेबल सेट सॉर्टेड सेट का चाइल्ड इंटरफेस है। ठीक है, तो सेट उसके चाइल्ड इंटरफेस था सॉर्टेड सेट और फिर नेविगेबल सेट। नेविगेबल सेट में जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, वी कैन नेविगेट, है ना। तो जैसे कोई सेट है, ट्री सेट का ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स रखे थे। अब वो भले ही मैंने किसी भी ऑर्डर में इंसर्ट किए थे, लेकिन जब स्टोर हुए तो वो तो सॉर्टेड ऑर्डर में ही स्टोर हुए, तो ए बी सी डी ई एफ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर स्टोर हुए। नेविगेबल सेट वो फंक्शंस प्रोवाइड करेगा जिससे कि मैं इसमें नेविगेट कर सकूंगा। तो इट प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर नेविगेशन इन द सॉर्टेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। कौन कौन से, जैसे सीलिंग। सीलिंग एक फंक्शन है। ठीक है, क्या करेगा ये सीलिंग फंक्शन, तो जैसे मैंने ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनाया था टी, और इसमें हमने कॉल किया सीलिंग। ठीक है, सीलिंग में मैं कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने दी सी, तो ये क्या रिटर्न करके देगा, ये रिटर्न करके देगा मुझे सी, सीलिंग वैल्यू। अच्छा, सीलिंग और फ्लोर क्या होता है, जैसे कोई रूम है, ठीक है, अरे कोई कमरा है ना। अब आप मुझे बताएं, इस कमरे के अंदर आप खड़े हैं, ठीक, सीलिंग मतलब छत, दिस इज कॉल्ड सीलिंग, सीलिंग छत। फ्लोर मतलब ये जमीन, तो सीलिंग मतलब जस्ट ग्रेटर वैल्यू और फ्लोर मतलब जस्ट लोअर वैल्यू। तो जो एलिमेंट आप दे रहे हैं उसके बराबर या उससे जस्ट बड़ी वैल्यू सीलिंग फंक्शन रिटर्न करेगा, और अगर फ्लोर फंक्शन को आप कॉल करेंगे तो उसके जस्ट बराबर या छोटी वैल्यू वो रिटर्न करेगा। अब जैसे मैंने लिख दिया जी, तो जी तो इसके अंदर कहीं पर भी नहीं, तो जी से जस्ट छोटी वैल्यू इनमें जो है जस्ट छोटी, तो वो कौन है, एफ, तो यस ये रिटर्न करेगा एफ। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ जी की जगह डी लिख देता तो ये डी ही रिटर्न करता, क्योंकि अगर इक्वल है तो इक्वल वाला रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अगर इस सेट के अंदर ए बी सी डी ई एफ नहीं होता, जैसे ए होता, सी होता, एफ होता, एच होता, ऐसे होता है। अब मैं बोलता सीलिंग सी, तो सी रिटर्न होता, पर मैं बोलता सीलिंग बी, सीलिंग बी मतलब बी के बराबर या उससे जस्ट बड़ी वैल्यू, तो बी के बराबर तो कोई नहीं है यहाँ, लेकिन बी से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, सी, तो भी ये सी रिटर्न करता। अगर मैं बोलता फ्लोर बी, तो बी के जस्ट बराबर या बी से जस्ट छोटी वैल्यू, तो वो कौन है, ए, तो ए रिटर्न करता है। ठीक है,
तो सीलिंग और फ्लोर हायर और लोअर। अच्छा, हायर और लोअर भी लगभग सीलिंग और फ्लोर जैसे ही हैं, बस फर्क क्या है, इसमें इक्वल टू वाला केस नहीं होता। इट रिटर्न्स द लीस्ट एलिमेंट इन दिस सेट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द गिवन एलिमेंट। मतलब अगर हायर फंक्शन को आप कॉल करेंगे तो हायर फंक्शन में आपने जैसे बोला है बी, तो बी से एग्जैक्टली जस्ट बड़ा जो है, जस्ट बड़ा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इसके अंदर मैं बोलूँ ACFH, ये वाला हमारे पास सेट है, ठीक है। इस सेट में मैं बोलता हूँ T डॉट हायर और बोलता हूँ B, तो क्या होगा, इससे जस्ट बड़ा C, तो C आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मैं B नहीं, यहाँ पे C बोला होता, सोचिए जरा, यहाँ C होता, तो C, अगर मैं सीलिंग फंक्शन कॉल करूँगा ना तो C ही आ जाएगा रिजल्ट, पर हायर फंक्शन कॉल करूँगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, F, मतलब C से जस्ट बड़ा, पर C के बराबर नहीं, C से जस्ट बड़ा, ये हायर है। अच्छा, और लोअर को कॉल करूँगा तो जैसे C लिखा है मैंने, तो C से जस्ट छोटा, बराबर नहीं, जस्ट छोटा। तो सीलिंग और फ्लोर में इक्वल टू वाला केस भी कंसिडर होता है, हायर और लोअर में इक्वल टू वाला केस कंसिडर नहीं होता, यही डिफरेंस है। इसके अलावा पोल फर्स्ट पोल लास्ट, ये क्या करेगा, ये जो सॉर्टेड सेट है इसमें से पहला एलिमेंट जो लोएस्ट एलिमेंट है उस सॉर्टेड ऑर्डर में, उसको निकाल देगा, ठीक है, रिटर्न भी करेगा और निकाल देगा। तो जैसे आपके पास सेट में कौन कौन है, ABCDEF ऐसे हैं, तो मैं पोल फर्स्ट करूंगा तो A निकलेगा और पोल लास्ट करूंगा तो F निकलेगा, ठीक है। आई होप आपको दोनों इंटरफेस के मेथड समझ में आ गए होंगे कि उनका क्या पर्पस है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, इसको ज़रूर से विजिट करें, क्योंकि यूट्यूब पे मेरे अलग अलग चैनल्स हैं, उन पे वीडियोस रखे हैं, तो हो सकता है आपने सारे चैनल्स ना देखे हों, तो सारे वीडियोस आप ना देख पा रहे हों, उनको ढूंढने में भी आपको दिक्कत जा रही हो, और इतने सारे वीडियोस में आप तय नहीं कर पा रहे हैं किसको पहले देखना है, फिर ये भी आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि जो वीडियो आपको देखना है क्या वो इसमें कहीं मौजूद है। तो सबका आंसर ये है कि आप इस वेबसाइट को विजिट करें। इस वेबसाइट में सारे वीडियोस के लिंक मिलेंगे आपको जो किसी भी चैनल पर रखे होंगे यूट्यूब के, और एक खास फॉर्मेट में, ऑर्गेनाइज्ड वे में, अरेंज फॉर्म में रखे हुए हैं। तो कोर्स वाइज आप जैसे सी के सारे वीडियोस देख लें, C++ के देख लें, फिर जावा के देख लें, PHP MySQL के देख लें, डेटा स्ट्रक्चर के देख लें, DBMS के देख लें, तो सबके वीडियो कोर्सेज हैं, तो पूरा कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करना है तो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी यहाँ पर है, उनके वीडियोज़ अलग हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग थ्योरी बहुत पढ़ें लेकिन प्रोग्रामिंग बिल्कुल ना करें तो हमारी प्रोग्रामिंग स्किल कभी भी डेवलप नहीं होगी। अब सवाल ये होता है कि आपको प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स चाहिए, तो इस साइट पे आपको प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी। फिर आपको अगर दिक्कत जाती है तो आपको सोल्यूशन भी चाहिए, वो सोल्यूशन भी इसमें मिलेगा। उससे भी बड़ी बात, सोल्यूशन केवल देखने भर से हमें ये नहीं समझ में आता है कि जब हम खुद करते हैं तो हमें कैसे क्लिक करेगा, हमें कैसे बनेगा ये, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बनना चाहिए। तो इसीलिए वीडियो सॉल्यूशंस के रूप में प्रोग्राम्स के सॉल्यूशन मैंने रखे हुए हैं, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाते वक्त आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं, यानी क्या सोचा जाता है बनाने से पहले। तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, आपकी सोच में बदलाव लाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारा कंटेंट इस साइट पर है। आप कैंपस से रिलेटेड प्रिपरेशन का मटेरियल भी इसमें देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, नोट्स हैं। हर दिन इस साइट पे एक नया वीडियो पब्लिश होता है, तो आप जब इसको डेली विजिट करते हैं तो डेली आपको एक नया कंटेंट मिलता है। इसके अलावा सारे के सारे वीडियोस हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यदि आपको लगे कि ये साइट बहुत यूजफुल है और बहुत लोगों के काम आ सकती है, तो ख़ास तौर पे उन लोगों की जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, या उन लोगों की जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है,
या उन लोगों के लिए जिनके पास ना तो अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं ना ही अच्छे टीचर्स अवेलेबल। तो उन सब के लिए ये एक हेल्प होगी अगर आप इसको शेयर करेंगे। तो यदि आपको लगे कि ये वर्थ है, आपको समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ इसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करिए या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। आपको सिर्फ इस वेबसाइट के लिंक को शेयर करना है। जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं हमें उन तक इस वेबसाइट को पहुंचाना है। थैंक यू।